स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब जो जो जितने भी पोषक जो पदार्थ हैं उनका चक्रण से जो है उनका चक्रण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। किस प्रकार से उनका जो प्रवाह जो है एक चक्र के रूप में होते रहता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को जो है बता देना चाहता हूँ, है ना। आप लोगों का जो है जो आपका जो ये दिसंबर माह है ना, दिसंबर माह का जो असाइनमेंट आप लोगों का जो है जो जनवरी में जो आएगा, अभी जो आने वाला है ना, तो उसमें जो है अध्याय 5 है ना, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये इसमें से आएगा, है ना, इसमें से। और इसके अलावा जो है अध्याय 7 है आपका जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, है ना। तो उस वो वाला जो अध्याय है अध्याय 7 वहाँ से आएगा, जैविक प्रक्रियाएं से। और इसके अलावा जो है आपका अध्याय 17 जो है दैनिक जीवन में रसायन, है ना। तो दैनिक जीवन में जो रसायन है अध्याय 17, वहाँ से जो है आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो ये जो तीनों चैप्टर है यहाँ से क्या आएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट में दिसंबर माह का। ओके, तो इसमें से जो है ये पहला चैप्टर तो आज जो है समाप्त हो जाएगा, ये जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वाला जो था, है ना। इसके अलावा जो 2 चैप्टर और हैं जिसमें जैविक प्रक्रियाएं वाला है, और जो अध्याय 17 जो है ना, मतलब तीसरा चैप्टर जो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, तो इसमें से केवल एक चैप्टर जो है अभी तक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मैं जो हूँ, है ना, आपका जो तीनों अध्याय का जो है मतलब जो आपका जो नोट्स जो है ना तीनों अध्याय का, ठीक है, उसका मैं जो है PDF आपको भेज दूंगा, आप नोट्स बना लेंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जो असाइनमेंट है उसको भी जो है अच्छे से बनाएंगे। ओके, और जो चैप्टर जो बच गया रहेगा, जैसा कि इस माह में जो है केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पा रहा है ना, 2 चैप्टर बच रहा है। तो उन दोनों चैप्टरों का वो जो 2 चैप्टर है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको लिख करके रखना है। और ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जैसे ही जो है फरवरी माह आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी चैप्टर बचा रहेगा उसको जो है हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग जो है नोट से पूरा जो है रेडी रखेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर अगर किसी चैप्टर में हम पिछड़ जाते हैं ना, नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको जो है अंतिम में जो है कवर किया जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पोषक पदार्थों का जो है, जो पोषक पदार्थ है उनका जो है चक्रण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जो पिछली क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जितने भी जीव है ना, उनमें जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है ना। तो उसमें मैं आप लोगों को जो है 10% का नियम बताया था। क्या बताया था? 10% का नियम बताया था कि जैसे ही क्या होता है, एक बार और रिपीट करते हुए चलते हैं। जब सूर्य से, पहली बात तो ये है कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य है ना। सूर्य मतलब सूर्य ही जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सूर्य से जो है हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से हमको जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो यही जो सौर ऊर्जा जो है, ठीक है ना, ये जो जैसे ही क्या होता है कि जो जितने भी जो हरे पौधे हैं, है ना, जितने भी पृथ्वी पर जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इन तीनों के द्वारा जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और बनाने के पश्चात जो है जो सौर ऊर्जा जो रहती है उनको जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ओके, किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो जो सौर ऊर्जा जो रहता है उनको जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। ओके, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं सौर ऊर्जा को। और यही जो रासायनिक ऊर्जा जो रहती है इनको कौन जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो जितने भी जीवधारी जो है ना, जो मतलब जो पेड़ पौधे हैं उत्पादक हैं, है ना। और जो उपभोक्ता जो रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, ये सब चीज़ें, है ना, जैसे गाय है। इसके अलावा खरगोश है जो जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको खाते हैं, है ना, उनकी पत्तियों को। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ में आया? अब उसके पश्चात जो है क्या होता है, जैसे ही ये ग्रहण करते हैं तो ये जो रासायनिक ऊर्जा जो हरे पेड़ पौधों में जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है
उनको जो है ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब सौर ऊर्जा ही तो है जो हरे पेड़ पौधों से जो जीवों तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। उसके बाद जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो क्या कर लेते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं तो खरगोश है, उनको जो है ना, या फिर और जो जीव है उनको जो है जैसे कि भेड़ बकरी है उनको दूसरे जैसे शेर खा लिया, है ना, या फिर लोमड़ी जो है वो खा लिया। ऐसा टाइप का जो जो है क्या रहता है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम में से जो है जो जीव क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा का क्या होते रहता है, सौर ऊर्जा का जो है एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में जो है प्रवाह चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर तथ्यात्मक बात यह है कि सौर ऊर्जा से जो है जितनी ऊर्जा वहाँ से आती है सौर ऊर्जा से, उतनी पूरा ऊर्जा जो है बाकी अन्य जीवों को जो है उपभोग करने के लिए, मतलब उपयोग करने के लिए नहीं मिल पाता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि ये जो है सूर्य है, क्या है ये, सूर्य है ये, ठीक है। तो सूर्य से जो है, सूर्य से जितनी ऊर्जा जो है आती है ना, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये जो है यहाँ पर क्या है, पौधा है, ठीक है। ओके, ये पौधा है, तो सूर्य से जितनी ऊर्जा जो है यहाँ तक पहुँच पाती है हरे पेड़ पौधों तक, तो उसमें से सूर्य से 100% ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, 100% ऊर्जा होती है ना, सौर ऊर्जा जो है पहुँचती है। उसके बाद जो है हरे पेड़ पौधे केवल और केवल 1% ऊर्जा ही क्या कर पाते हैं, सौर ऊर्जा का जो केवल 1% भाग है उनको जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या कर पाते हैं, परिवर्तित कर पाते हैं। ओके, वही जो है, वही हरे पेड़ पौधे में जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो है ऊर्जा जो है संचित रहती है। अब जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो आप जान गए क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये जो हरे पेड़ पौधे इनको खाते हैं, तो यही 1% जो ऊर्जा रहती है, तो इस 1% ऊर्जा जो है ये हरे पेड़ पौधों के लिए कितना परसेंट ऊर्जा है, 100% है, क्योंकि इनको 1% को तो जो है क्या कर पा रहे हैं, सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर पा रहे हैं, है ना। तो 1% जो है सौर ऊर्जा का जो 100% का जो है 1% ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पा रहा है। मतलब ये जो 1% जो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदले हैं, वही जो है इस हरे पेड़ पौधों के लिए 100% है, क्योंकि इनको उतना ही मिल पा रहा है ना, है ना, उतना ही ये जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर पा रहे हैं। तो ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये जो 100% जो ऊर्जा जो मतलब जो है जो रासायनिक ऊर्जा जो है उनका जो है जितना ऊर्जा इनके हरे पेड़ पौधों में संचित रहता है, उनका 90% ऊर्जा, कितने प्रतिशत ऊर्जा, 90% जो ऊर्जा जो है उनका उपयोग जो है ये अपने जैविक क्रियाकलापों में क्या कर देते हैं, जैविक क्रियाओं में जो है श्वसन और जैविक क्रियाओं में जो है क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना। और ओके, और खर्च कर देते हैं, मतलब ये जो है ये जो ऊर्जा जो रहती है वो जो है ना, श्वसन के रूप में या फिर जो है और कुछ अन्य जो जैविक क्रियाएं होती है उनके द्वारा जो है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, या फिर बाहर निकल जाती है, दूसरी ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये जो है पूरा खर्च कर देते हैं कौन, जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, ये तो हो गया, है ना। तो 90% जो ऊर्जा जो है इस प्रकार से जैविक क्रियाओं में क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। अब बचा कितना, अब बचा केवल और केवल हरे पेड़ पौधे में 10% जो है ऊर्जा जो है बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यही जो 10% जो ऊर्जा जो रहता है, ये इनको जो खाने वाले जो जीव रहते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है ना, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है, ये सब, तो वो क्या करते हैं, इसी 10% ऊर्जा जो है, यही जो 10% ऊर्जा जो बचा रहता है हरे पेड़ पौधों में, वो 10% ऊर्जा जो है उन जीवों तक क्या होता है, पहुंचता है। अब इसके बाद जैसे ही जो है जो 10% ऊर्जा जो है जो प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंच पाते हैं, जैसे खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, उन तक, तो वो भी जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं वो क्या करते हैं, जो 10% ऊर्जा जो है उन तक जो है पहुंच पाती है उनके शरीर तक, है ना। उसमें से जो है ये अब ये 10% ऊर्जा टोटल जो है, टोटल ऊर्जा है उनके शरीर में पहुंचा है, तो ये उसके लिए क्या है, 100% ऊर्जा टोटल उनके शरीर के लिए। अब वो क्या करेंगे, इसी 10% मतलब ये 100% है उनके लिए, क्योंकि उतना ही ऊर्जा उनको मिल रहा है ना। तो उसका फिर से क्या करेंगे, वो 90% जो ऊर्जा जो रहता है उनका उपयोग जो है वो जो है श्वसन की क्रिया में या फिर अन्य जैविक क्रियाओं में क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना। इसके अलावा जो है श्वसन की क्रिया है, विभिन्न कई प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं, और इसके अलावा जो उनके जो अपशिष्ट जो होते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं,
है ना, जो उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें से भी क्या होता है, उसमें भी जो है क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा होती है, जो क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर जो है त्याग दिए जाते हैं और इस प्रकार से ऊर्जा का क्या हो जाता है, उनके शरीर में लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भी क्या करते हैं, जो 10% उनको जो ऊर्जा जो मिला रहता है उनका लगभग जो है 90% ऊर्जा खर्च कर देते हैं और फिर उससे उनके शरीर में कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है बचा रहता है, केवल और केवल 10% ऊर्जा जो है फिर से बचा रहता है। तो यही जो 10% जो ऊर्जा जो बची रहती है वो फिर से क्या होता है, जो अगला जो जीव जो रहता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, उनके शरीर में फिर से यही 10% ऊर्जा जो है क्या होता है, पहुँच पाता है। समझ में आया? इस प्रकार से फिर यही क्रिया जो है, जो अगला जो तृतीयक उपभोक्ता है उनके शरीर में भी जो है 10% ऊर्जा ही क्या होता है, पहुंचता है। इसी को हम बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो सौर ऊर्जा, जो 100% सौर ऊर्जा हरे पेड़ पौधे तक पहुंचती है, उसमें से केवल 1% ऊर्जा ही केवल 1% ही सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं हरे पेड़ पौधे। उसके बाद जो है सभी जितने भी जो पोषक स्तर वो अपना जो है 90% ऊर्जा जो है अपने जैविक क्रियाकलापों में खर्चा कर देते हैं। केवल 10% ऊर्जा जो है उनके शरीर में संचित रहता है या बचा रहता है, जिनका क्या होते रहता है, ऊर्जा प्रवाह के रूप में जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, दूसरे पोषक स्तर से तीसरे पोषक स्तर के रूप में जो है क्या होते रहता है, ऊर्जा का प्रवाह लगातार होते रहता है। समझ में आया? उसके बाद अंतिम में क्या होते हैं, जब जीव जो है मर जाते हैं, जीवधारी तो मर जाते हैं, तो जो अंतिम जो होता है अपघटक जिसको बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु है ना, जीवाणु है, ये सब क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जो शरीर जब मर जाता है किसी भी जीव का, तो उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं ना, मतलब जो उनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक यौगिक जो होता है उनको क्या कर देते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में जो है तोड़ करके क्या कर देते हैं, प्रकृति में मुक्त कर देते हैं। ओके, समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया ना? तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ऊर्जा का क्या होते रहता है, आप यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो ऊर्जा का लगातार क्या हो रहा है, ऊर्जा का जो है लगातार क्या होते रहता है, इनका भी जो है चक्र चलते रहता है, ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही जो है उनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, उनका जो है केवल एक रूप से जो है दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ऊर्जा को। समझ में आया? ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। ओके, समझ में आया? अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि हम यहाँ पर पोषक तत्व है ना, उनके चक्रीकरण के बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, मतलब पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो यदि हम पोषक पदार्थों की बात करें, है ना, तो जितने भी जो जीव हैं उनका शरीर जो है किसी न किसी पदार्थ से जो है क्या हुआ है, बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? और इसके अलावा जो भोजन ग्रहण करता है वो जो है ना, कई प्रकार के पदार्थों को जो है भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जो इसमें जो पदार्थ जो होता है उनमें जो ऊर्जा होती है उनका उपयोग जो है वो अपने जो है विकास में और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में करता है। इसके अलावा जो कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जिनमें से जो अनावश्यक होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जो है त्याग दिया जाता है। ठीक है ना? मतलब जो अजैविक घटक हैं या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो है अवशेष के रूप में क्या कर दिया जाता है, मतलब जो है अपशिष्ट पदार्थों को त्याग दिया जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो उस जीव के जो है जो त्यागने वाले अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने वाले जो जीव रहते हैं उनके काम का नहीं रहता, लेकिन उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिनका उपयोग अन्य जीव जो है पोषक पदार्थों के रूप में करते हैं, या फिर जो है इनको प्रकृति में त्याग दिया जाता है और प्रकृति से जो है इनको जो है अपघटकों के द्वारा जो है इनका जो मतलब इनमें जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, प्रकृति में मुक्त हो जाती है या प्रकृति में चली जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो हम इन्हीं जो अजैविक जो घटक हैं, है ना, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो इनमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनका ही हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो जो पोषक पदार्थ है उनका चक्रीकरण के रूप में हम लोग जो है उनके चक्र के बारे में, उनमें मतलब पोषक चक्र जो है उनका जो है किस प्रकार से जो है प्रवाह होता है पोषक पदार्थों का, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो है लगभग 118 तत्वों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बताया हूँ। ठीक है ना? तो अभी तक जो है हम मोस्टली का जो है मोस्टली की जो है आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी हम पढ़े हैं 118 तत्वों की जो है अभी तक क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। ठीक है, तो
तो अधिकांश जो हमारा जो शरीर जो है ना, जितने भी जो जीव जंतु हैं, उन जीवधारी हैं, उनका शरीर जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि जो जितने भी जो तत्व जो है वो जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में जो है तीनों अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। तो विभिन्न जो जीव है उनका शरीर जो है कई प्रकार के जो है तत्वों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है। और इन्हीं तत्वों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है क्या होते हैं, जो पदार्थ जो है पोषक पदार्थ है वो क्या होते हैं, इन्हीं तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है ना। कार्बोहाइड्रेट से जो है हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से जो है ऊतकों का निर्माण होता है, और उसके बाद वसा जो है ना, ये है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है पोषक पदार्थ हैं। ठीक है। तो ये जो पोषक पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर के बना होता है, उन तत्वों का जो है मतलब इन पोषक पदार्थों का जो है क्या होते रहता है, लगातार जो है चक्रण होते रहता है, मतलब चक्र के रूप में चलते रहता है। ये कभी भी जो है नष्ट नहीं होते हैं, है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और सोचने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन क्रियाओं से निकलती है, पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, पौधे जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुँचता है। तो इन सभी ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको जो है पता होना चाहिए, है ना। पता भी होगा कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पाई जाती है, तो एक तो जो है जो ईंधन होते हैं ना, जीवाश्म ईंधन, वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जो है वायुमंडल में पाया जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। इसके अलावा जो है कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, वहाँ से उत्पन्न होती है। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन क्रियाओं से निकलती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये जो है श्वसन की क्रिया से निकलती है ना। इसके अलावा जो ईंधन जो है उनका दहन होता है तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। इसके अलावा और कई प्रकार की अभिक्रियाएँ जो होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वहाँ भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर अवशोषित की जाती है। लेकिन हरे पेड़ पौधे रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा जो चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रकार की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो जो खाद्य पदार्थ है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। ओके। और पौधों से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुँचता है। तो खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में जब हम जो है ग्रहण करते हैं तब क्या होता है, खाद्य पदार्थ पहुँचते हैं। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर आगे जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपको चित्र के रूप में दर्शाया गया है ना, समझाया गया है ऊर्जा का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन चक्र के बारे में बताया गया है कि कार्बन का जो है कार्बन चक्र किस प्रकार से चलता रहता है। जो कार्बन जो पदार्थ है ना, कार्बन जो तत्व है जिनसे मिलकर के जो है हमारा शरीर भी बना हुआ है ना। और कई प्रकार के पोषक पदार्थ, अधिकतर जो पोषक पदार्थ जो है कार्बन से ही मिलकर के बने होते हैं। तो कार्बन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बन का किस प्रकार से चक्र जो है चलता रहता है ना, उनका प्रवाह किस प्रकार से होते रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कार्बन चूँकि पोषक पदार्थ ही है ना, इनसे जो है कई प्रकार के मतलब पोषक तत्व हैं, इनसे कई प्रकार के पोषक पदार्थ बने हुए हैं। तो देखिए समझिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्बन है ना, कार्बन जो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है कहाँ पर होता है, वायुमंडल में होता है। कहाँ पर होता है, वायुमंडल में। देखिए ये जो है जो पृथ्वी से ऊपर जहाँ पर जो है हवा विद्यमान है उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है क्या होती है कहाँ पर, वायुमंडल में। अब वहाँ से जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है ना। उसको जो है भोजन बनाने के लिए क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चूंकि हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, इसी कारण से हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उनको क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उनका उपयोग करते हैं। कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे। ओके। तो हरे पेड़ पौधे जो है जल की सहायता से सौर है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है सौर मतलब जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें पानी है ना और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा जो क्लोरोफिल जो उनमें उपस्थित होती है हरे पेड़ पौधे में, उनकी सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो है
कार्बनिक जो पोषक पदार्थ है उनका क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं। और यहीं पर जो है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करके जो है संचित करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्या हो जाता है, ये हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है ये जो मतलब जो कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो है उपयोग कर लेते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। उसके बाद क्या होता है, ये जो हरे पेड़ पौधे जो हैं तो इनमें कार्बनिक जो पदार्थ जो होते हैं संचित हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये संचित हो जाता है तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं क्या हो जाते हैं, ये जो हरे पेड़ पौधे हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं, मिट्टी में नीचे दब जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। तो यही हरे पेड़ पौधे जो है जिनमें कार्बन होता है ना, ये क्या हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं अपघटित होकर के। कहाँ पर, जमीन के अंदर में जो है जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उस जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, कार्बन संचित होता है, कार्बन पदार्थ जो है, समझ में आ रहा है ना। तो कार्बन पदार्थ जो है चूना के रूप में, चूना पत्थर के रूप में, कोयले के रूप में जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बन जो है संचित होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो है चूना है, ओके, क्या चीज़ है, चूना है, और जो कोयला जो है, चूना है, कोयला है, इनका क्या किया जाता है, इनको जो है जीवाश्म ईंधन को जो है मनुष्यों के द्वारा जो है निकाल लिया जाता है बाहर, और इनका दहन कराया जाता है। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन का दहन कराया जाता है, चाहे चूना हो या फिर कोयला हो। इनका जैसे ही दहन कराते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। चूना का दहन कराएं या फिर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड कोयला का जो है हम क्या कराएं, दहन कराएं, तो वहाँ से क्या निकलने लगती है, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है, तो चूंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दहन हम कहाँ कहाँ कराते हैं, तो जो वाहन होते हैं उनमें हम दहन कराते हैं ना। अब जैसे कोयला का उपयोग जो है हम बिजली उत्पन्न करने के लिए कराते हैं, तो उसको पहले ऊष्मा के रूप में बदलना पड़ता है ना। ओके, इसके अलावा जो है जैसा कि जो है आपका जो है जितने भी जो जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं उनका उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के वाहनों में या फिर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः कहाँ छोड़ दी जाती है, वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। और पुनः फिर से कहाँ गए, हम वायुमंडल से शुरू किए थे और वहाँ वायुमंडल में फिर से क्या हो गए, पहुँच गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक चक्र जो है चलता रहता है। तो ये एक चक्र हो गया। इसके अलावा जो है जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कार्बनिक पदार्थों को जो है ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। तो उसको जो है कौन खाते हैं, जो जीव जंतु जो है वो खाते हैं, उपभोक्ता जो है उनको क्या करते हैं, खाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे से जो है कार्बन जो पोषक पदार्थ है जो है ना, कार्बन जो तत्व है वो कहाँ पहुँच जाता है, कार्बन जो है ना, वो जो है जो जितने भी जो जीव है जो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वहाँ क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। ओके, और इसके पश्चात जो है जैसे ही यहाँ पहुँच जाते हैं, तो जैसे ही क्या होता है, मान लीजिए अगर वो जीव जो है क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मर जाता है तो फिर क्या होता है, वो उनका शरीर जो है उनके शरीर को जो है जो अपघटक जो है ना, अपघटक जैसे जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, वो क्या कर देते हैं, मर जाने के पश्चात जो है जीवों के शरीर को क्या कर देता है, जो अपघटक जो है जितने भी जो सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं और पुनः क्या कर देते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं। और प्रकृति में मिलाते हैं तो फिर से वो क्या बन जाता है, जीवाश्म ईंधन बन जाता है। और जीवाश्म ईंधन बनने के बाद जो है पुनः कहाँ चले जाता है, वायुमंडल में चल जाता है। और इस प्रकार से जो है एक चक्र चलते रहता है। समझ में आया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है जैसा कि हम क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों से जो है हम उनको खाते हैं। खाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उनके हरे पेड़ पौधों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो है हमारे शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी जीव जो है श्वसन क्रिया करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है त्यागते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब त्यागते हैं तो वो फिर से कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल से फिर क्या होता है, फिर हरे पेड़ पौधों में जो है फिर से पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो है एक चक्र जो है लगातार क्या होते रहता है, इस प्रकार से ऐसा जो है चलते रहता है। समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र। और इसी प्रकार से जो है नाइट्रोजन चक्र जो है वो भी क्या होते रहता है, चलते रहता है। और जो है तत्व जो है समाप्त नहीं होते हैं, इनका जो है एक प्रकार से क्या होते रहता है, ये जो है चक्र जो है लगातार जो है चलते रहता है। समझ में आया। तो किस प्रकार से जो है ये जो कार्बन है उनका जो है चक्र चलते रहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आया। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप।
तो यहाँ पर जैसे जैसे एक बार और समझ लीजिए, हाँ, जिस प्रकार से जो है कार्बन का चक्र चलते रहता है ना, इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, उनका भी लगातार क्या होते रहता है, इसी प्रकार से जो है चक्र चलते रहता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप। तो जो पारिस्थितिक तंत्र हम पढ़े हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या होती है, या फिर हम क्या जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में? तो पृथ्वी पर जो जैविक और अजैविक घटक हैं, है ना, तो उनके मध्य जो संबंध होता है, अंतर संबंध जो होता है, उनके मध्य जो संबंध होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी के द्वारा जो एक तंत्र मतलब निर्मित होता है ना, मतलब कुल मिलाकर के जो संबंध होता है, आपस में संबंध जो होता है, एक दूसरे पर जो है किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना। तो इनके मध्य जो एक इसी प्रकार से जो एक तंत्र बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में ही कोई भी जीव क्या होता है, जीवित रह पाता है अपने ही पारिस्थितिक तंत्र में। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि जो है, जैसा कि समझ लीजिए, जैसे मछली है, मछली को यदि हम क्या करते हैं, तालाब में रखें, अब उसको जो है वो उनका पारिस्थितिक तंत्र है, अब तालाब से हम उनको बाहर निकाल देते, तो क्या हो जाएगा? वो मछली क्या हो जाएगी? मर जाएगी, है ना। तो सभी जो जीव जंतु रहते हैं अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, अनुकूलित होकर के जो है बहुत अच्छे से जो है अपना वृद्धि और विकास कर पाते हैं। अन्य पारिस्थितिक तंत्र में जो है उनका क्या हो सकता है, वो जो है शायद ही जीवित रह पाए, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है। तो लगातार हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जो है जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, चाहे वो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र हो, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र हो, खेत का पारिस्थितिक तंत्र हो, या फिर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनमें क्या कर रहा है, लगातार जो है हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य की संख्या जो है लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इस कारण से उनको जो है सभी प्रकार की जो है संसाधनों की जो है आवश्यकता जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब जो है उनकी पूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। इस कारण से जो है वो क्या कर रहा है, लगातार जो है पारिस्थितिक तंत्र पर जो है मनुष्य क्या करते जा रहा है, हस्तक्षेप करते जा रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। समझ में आया? तो देखिए जिस प्रकार से जो हम कार्बन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे कार्बन के बारे में हम देख लेते हैं, कार्बन चक्रीकरण के बारे में। तो कार्बन का यदि जो है संतुलित मात्रा में चक्रण चलते रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रकृति में किसी भी प्रकार से जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होगा और कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में। लेकिन यदि क्या होता है, देखिए लगातार जो है वाहनों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मनुष्य की जनसंख्या जो है, मनुष्य की जो जनसंख्या है जैसे जैसे बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो है वाहनों की संख्या में लगातार तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अगर वाहनों की संख्या या फिर और कई प्रकार के उपकरण जो है उनका यदि निर्माण हो रहा है ना, या फिर अन्य रासायनिक पदार्थों का जो है लगातार निर्माण हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री भी लगातार लगते जा रहे हैं। तो वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य जो और जो प्रदूषक है वो जो गैसें हैं वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है। तो वायुमंडल में जितना जो है नॉर्मल जितना होना चाहिए उस पदार्थ को, उससे ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, वो तत्व जो है उनकी मात्रा जो है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, तो इससे जो है जो वायुमंडल है वो जो है प्रदूषित हो रही है ना, वायुमंडल जो प्रदूषित हो रहा है, पूरा प्रकृति जो है क्या हो रहा है, वो प्रकृति जो है प्रदूषित हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र जो है लगातार क्या होते जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र जो है लगातार प्रभावित होते जा रहा है और मनुष्य का हस्तक्षेप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इनका जो है क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए किन अजैविक घटकों पर मनुष्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो सभी अजैविक घटकों पर मनुष्य का जो है क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी है, हवा है, इसके अलावा जो है मिट्टी है, हवा है, जल है, इनके ऊपर जो है लगातार क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किन जैविक घटकों को मनुष्य ने प्रभावित किया है, तो इसके बारे में सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए अब जैसे कि धान के खेत का ही हम उदाहरण लेते हैं, जो धान का खेत है ना उनका उदाहरण लेते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो मनुष्य क्या कर रहा है, उत्पादन को जो है लगातार बढ़ाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जितने भी फसल है उनका, है ना, फसलें जो हैं उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है क्या कर रहा है, चाह रहा है ना। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो खेत है ना, खेत की यदि हम बात करते हैं तो खेत में लगातार क्या हो रहा है, लगातार जो है कीटनाशकों का है, कवकनाशी जो है ना, और शाकनाशी है। तो इस प्रकार के जो रासायनिक जो है दवा है ना, जो रासायनिक पदार्थ है उनका लगातार क्या होते जा रहा है, लगातार उनका उपयोग जो है लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो है यदि हम बात करें तो जैसे जो रासायनिक पदार्थ है जो है ना, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, उनका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है अनावश्यक रूप से जो है क्या हो रहा है, मतलब जो है
अनिश्चित अनुपात में क्या किया जा रहा है, इनका खेतों में छिड़काव किया जा रहा है ना, और रासायनिक पदार्थों को जो है खेतों में उनका क्या किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जितनी आवश्यकता होनी चाहिए किसी तत्व की, उससे ज़्यादा मात्रा में जो है क्या हो रही है, वो जो है वहाँ पर एकत्रित हो जा रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मिट्टी भी जो है प्रदूषित होती जा रही है। ओके, और इसके अलावा जो है इनका जो प्रभाव जो है वो अन्य जो जीव जंतु हैं उन पर जो है पड़ रहा है, और उनका पारिस्थितिक तंत्र लगातार क्या हो रहा है, वो जो है उनका पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जो है नष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से देखिए, यदि देखिए यहाँ पर जो है कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि जो है कीटनाशी का प्रयोग हम कीटनाशी जो दवा है उनका प्रयोग यदि हम धान के पौधों में करते हैं, तो मान लीजिए कि जो धान का जो है एक पौधा है ना, उनमें जो है 0.00 मिलीग्राम आर्सेनिक पदार्थ क्या होती है, जमा होती है। और इसका उपयोग यदि हम 30 धान के पौधों में करते हैं तो यही जो है 0.01 मिलीग्राम जो आर्सेनिक है वो क्या हो जाएगा, 30 पौधों में जो है क्या हो जाएंगे, वो जो है उनमें एकत्रित होंगे। अब उन 30 पौधों से यदि जो है जितने भी जो उनका जो धान जो फसल जो है उनको यदि हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है धीरे धीरे जो है कितने आर्सेनिक पदार्थ जो है क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, जो हमको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से तो हम देखते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमको होती रहती है ना, अचानक से हो जाती है, किसी मनुष्य को हो रही है, जितने भी जीव जंतु हैं उनको नए कई प्रकार की जो है बीमारियां हो रही है, और बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यही है कि हम जो है जो खाद्य हम जो है भोजन के रूप में मतलब भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जिन खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो जो है उनमें जिन चीज़ों की मात्रा जितनी मात्रा में होनी चाहिए है ना, जो पोषक पदार्थ है जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे तो वो जो है उतनी मात्रा में नहीं होती, बल्कि उनमें जो है कई प्रकार के जो है और अन्य तत्व जो है क्या होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिससे जो है कई प्रकार की बीमारियां क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है तो होता क्या है, जैसे ही हम जो है खेत में जो है कीटनाशी कवकनाशी इन जो है ये जो रसायन है इनका उपयोग यदि हम करते हैं है ना, इन दवाओं का उपयोग करते हैं, तो इस जो है मिट्टी जो है क्या होती है, मिट्टी प्रदूषित होती है। खेत में जो जल जो रहता है वो भी क्या होती है, प्रदूषित होती है। और उनमें जो रहने वाले जीव हैं, जैसे मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या होता है, चूँकि हम जो है वैज्ञानिकों के जो वैज्ञानिक सलाह है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, इनका उपयोग जो है, इन पदार्थों का उपयोग जो है इसमें नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, अनियंत्रित मात्रा में क्या कर देते हैं, बिना मतलब किसी का सलाह लिए है ना, वैज्ञानिक सलाह लिए हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से जो है या तो हम कम मात्रा में डालेंगे या फिर ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे। कम मात्रा में डाल रहे हैं तो उनका जो है कम प्रभाव दिखाई देगा, और यदि ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं तो उनका जो है नुकसान हमको क्या होगा, दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होते हैं, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी जो है प्रदूषित होती है ना, और मिट्टी में रहने वाले जितने भी जो सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, जो मिट्टी को जो है मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है। और इनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, फसलों के ऊपर पड़ता है, और फसलों के ऊपर पड़ता है, इस कारण से फसल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर जो है उनमें कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है उनको खाने वाले जो जीव रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर जो है नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी में रहने वाले जो जितने भी जीव जो सूक्ष्म जीव वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इससे उनका क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या होता जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यदि उनको खाने के लिए जो है जो सूक्ष्म जीव और नहीं रहेंगे तो उससे बड़े वाले जीव जो हैं है ना, वो जीवित रह पाएंगे, क्या नहीं रह पाएंगे। और इस प्रकार से जो है जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या हो जाता है, एकदम जो है मनुष्य के हस्तक्षेप से क्या होता है, हस्तक्षेप से प्रभावित होता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आया, समझ पा रहे हैं ना यहाँ तक जो है। तो लगातार क्या होते जा रहा है, मनुष्य जो है सभी प्रकार के जो जितने भी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या करते जा रहा है, हस्तक्षेप करते जा रहा है। ये तो हम धान के जो है खेत की बात कर रहे थे। यदि हम जंगल में जाते हैं, जंगल में है ना, जंगलों की बात करते हैं, तो जंगल का जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वहाँ पर भी यदि हम देखते हैं तो लगातार हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, और पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं तो जो जीवों का जो आवाज़ जो रहता है, जैसे पशु पक्षियों के लिए जैसे घोंसला है ना,
या फिर जितने भी जो पेड़ पौधे हैं तो उनकी शाखा के अंदर जितने भी जीव रहते हैं या सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, पेड़ पौधे जिनका जो है क्या है आवास है, तो उनका आवास जो है नष्ट हो गया, और आवास नष्ट हो गया तो वो जीव जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। और जब वो जीव जो रहने वाले मर जाएंगे तो उनको खाने वाले जो जीव है वो जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है लगातार क्या होते जाता है, प्रभावित होते जाता है। और ये सब किनके कारण से हो रहा है? तो मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण ही क्या हो रहा है, ये हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा जो है ये जो है जंगल, हम जंगल की बात कर ली है ना, जंगल का जो वो रहता है। इसके अलावा जो जैसे समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में जो पारिस्थितिक तंत्र रहता है उसकी बात करते हैं। तो समुद्र में भी यदि हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, लगातार जो है हम कई प्रकार के रसायनों का उपयोग करते जा रहे हैं। घर में करते हैं अपमार्जक, जैसे कि अपमार्जक है, जो है साबुन है, निरमा है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। या फिर जो है इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर भी जो है कई प्रकार के रसायनों का क्या होता है, उपयोग होता है। और जब उपयोग होता है उसके पास जो अनावश्यक जो क्या होते हैं रसायन जो होते हैं उनको जो है क्या कर दिया जाता है, जो नदी है उसमें बहा दिया जाता है। जैसे कि हम जो है जितना भी हम अपमार्जक उपयोग करते हैं ना, नहाते हैं या फिर कपड़ा साफ करते हैं, वो सब जो है पानी के रूप में जो है नली के माध्यम से जो है ना, नालियों के माध्यम से क्या हो जाते हैं, नालियों के माध्यम से नदियों तक पहुँचते हैं। और नदियों से कहाँ पहुँच जाते हैं, नदियों से फिर जो है वो जो है समुद्र में पहुँच जाते हैं। और समुद्र में जब पहुँचते हैं तो ये जो रसायन जो है क्या करते हैं, इनके प्रभाव से समुद्र में जो रहने वाले जो जीव है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उनके ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और जब उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और है ना, कई प्रकार के जीव वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो उनको खाने वाले जो बड़े जीव जो रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनके मरने से जो है क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि उनको खाद्य मतलब जो है भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी जीव जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े रहते हैं ना, इस कारण से जो है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो मनुष्यों के हस्तक्षेप से लगातार क्या होते जा रहा है, जो खाद्य श्रृंखला वो क्या होते जा रहा है, खाद्य श्रृंखला जो है खाद्य श्रृंखला बोल रहा हूँ, खाद्य श्रृंखला तो प्रभावित हो ही रहा है। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। किस कारण से, मनुष्यों के जो है हस्तक्षेप के कारण से। समझ में आया? तो हम जो है पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर मेन सवाल है। हमारा पढ़ने का उद्देश्य भी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल और केवल जो है जो मानवीय मूल्य है ना, मानवीय मूल्य है, जिससे प्रकृति भी जो है क्या हो, प्रकृति भी जो है जीवित रहे। मतलब चूँकि हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, है ना, और प्रकृति के में हम भी आते हैं और हम जो है प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो जो मानवीय मूल्य है उनको जो है हमको जानना जरूरी है ना। तो इसके लिए जो है हमको जो है पारिस्थितिक तंत्र को जो हम एक मानव होने के नाते हम पारिस्थितिक तंत्र को जो है किस प्रकार से हम बचाए रख सकते हैं ना, और पारिस्थितिक तंत्र जो है बना रहे, है ना। तो उसमें जो रहने वाले जीव जो है वो सुरक्षित रह पाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है इसके बारे में जो है विचार करना, और कुछ चीज़ें मैं बता भी देता हूँ, है ना। तो जैसे कि हम जो है पेड़ पौधों को क्या करें, पेड़ पौधों को जो है बचाए रखें, है ना। जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ठीक है, तो इनका हम क्या करें, इनको जो है हम प्रदूषित होने से बचाएं, है ना। इसके अलावा जो है जैसे जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन का जो है हम कम से कम क्या करें, दोहन करें, या फिर अनावश्यक दोहन ना करें, है ना। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार की जो चीज़ें जो है ना, जो आप अपने आसपास में देखते हैं, जिनसे क्या होता है, पर्यावरण जो है क्या होता है, प्रभावित होता है ना। या फिर जो है जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रभावित होने से जो है आप रोक सकते हो, ठीक है। और मानवीय हस्तक्षेप को जो है क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है आज जो समझाया हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बहुत डिटेल से समझाया हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाया हूँ। और यदि आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया होगा तो आप बुक को जो है कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आज जो है आप लोगों को जो है PDF जो है अवेलेबल करा दूंगा, है ना, तीनों चैप्टर का। इस माह में जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन तीनों चैप्टर का जो है PDF अवेलेबल करा दूंगा। आप जो है वहाँ से अब जो है अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो 2 चैप्टर इस माह में नहीं हो पाया है उनको हम लास्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।